अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, एक बात, वैसे तो हम जो भी आज बात करते हैं तो वो हम एसोसिएट कर देते हैं इस्लामाबाद से कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, लेकिन इस वक्त मैं जिस ज़लज़ले की बात कर रही हूँ वो आया है जापान में, और ऐसा ख़तरनाक, लेकिन इसमें कमाल की बात है वो भी आपको बताते हैं। एक तो रिक्टर स्केल पे जी 7.4 ऑन द रिक्टर स्केल, डेप्थ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह पूरा शहर झूम रहा था, कैन यू इमेजिन, मतलब जब हमने विजुअल्स देखे तो मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि हमें भी एक्सपीरियंसेस हैं अर्थक्वेक्स के, कि ये तो बहुत ही डिज़ास्टर होगा और बड़े ही लोग जो हैं इसमें जल बसेंगे। तो 4 अम्बात बिल्डिंग्स लेफ्ट टू राइट स्विंग होके वापस आई हैं, और इतनी तबाही, बल्कि ऑलमोस्ट नो तबाही जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इतने स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक से। क्योंकि क्या उन्होंने अपने शहर बनाए हुए हैं, क्योंकि वो इतना यूज्ड टू हैं इस सारी सूरत हाल के लिए कि उन्होंने अपना पूरा इंजीनियरिंग, पूरा स्ट्रक्चरल जो प्रोसेस है वही तब्दील किया हुआ है। जापान में आपको पता है ना, जो घर भी बनते हैं वो बहुत ही लाइट मटेरियल्स के बनते हैं, बैम्बूज एंड केन्स एंड वुड्स एंड एवरीथिंग। इतनी तो खैर मैं डेप्थ में मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं ताकि वो रेजिस्ट ना करें अर्थक्वेक को, और वो जितनी भी उसकी फोर्स है वो स्विंग होके अपनी जगह पे वापस मतलब आ जाए। लंबी लंबी बिल्डिंग्स भी इस तरह इसकी शिद्दत इतनी थी कि एक ट्रेन जो चल रही थी वो पटरी से उतर गई। आप इससे इसकी शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, ये सारी सूरत हाल है, बस इतना ही नुकसान हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। नुकसान है, ये तो हमारे यहाँ जब कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है तो ऐसी ही चीजें होती हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि इट वाज अनबिलीवेबल कि इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है वहाँ, और फिर भी आप रेजिस्टेंस। आप देखिए, गाड़ी को नुकसान हुआ है, लेकिन वो जो बिल्डिंग है जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है वो अपनी जगह इंटैक्ट मौजूद है। सो खैर, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, क्या ज़लज़ले के झटकों में की शिद्दत में इजाफा हुआ है? अल्लाह ना करे। सियासी ज़लज़लों की बात कर रहे हैं हम, या फिर मामला वैसा ही है जैसा बड़े दिन से चल रहा है, बस एक शुरली छोड़ी किसी ने और उसके बाद उस पर सारा दिन बात हुई और मामला अगले दिन के लिए ट्रांसफर हो गया। बात होती कि बस एक एक शुरली होती, यहाँ तो शुरलियाँ हैं, तो लिहाजा वो सारी आपको मैच करनी पड़ती है। अगर उन सारी शुरलियों को पड़ता है कि क्या हो रहा है, आप फॉलो करें ना, तो आपके दिमाग में एक अजीब फायरवर्क्स की तस्वीर बन जाएगी, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा होता है कि कभी कभी तो वो हजम करना या डाइजेस्ट करना या एडजस्ट करना या एट टाइम समझना भी मुश्किल हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और बड़ी दुनिया है जिनको नहीं होता भाई, डे टू डे और मिनट टू मिनट उनको नहीं पता होता, तो वो हमारा शो अगर सुबह एक दफ़ा देख लिया करें ना, तो यू विल बी इक्विप्ड कि एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग, और उससे ज़्यादा। अच्छा जी, चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हमारे पास टाइम कम है एज यूजुअल, लेकिन हमें आपको बताना है कि कल पाकिस्तान ने तारीख रकम की है, तो हमारा दिल कर रहा था कि हम क्या कमाल बात है, क्या कमाल। देखिए, वो क्रिकेट की ही ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, और वो मैच, मतलब ये जो कराची टेस्ट था, ऐसा था कि लग रहा था ये तो वैसे ही निकल गया हाथ से। आपको पता ही है कि क्या टारगेट था, लेकिन बाबर आजम, मतलब वो कहते हैं ना, ये क्लासी बैट्समैन, और इनको जितने लकब दिए गए हैं, एवरीथिंग इज ट्रू। इसके बारे में वैसे रिजवान एंड अब्दुल्ला शफीक, और किस की बात ना करें, मतलब ऑल ऑफ देम, और बाबर और रिजवान ने दोबारा साबित कर दिया कि वो कोई भी फॉर्मेट हो। अच्छा, अभी मजा नहीं आया, इस पर हम मजीद बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन भाई अब्दुल्ला शफीक, रिजवान और बाबर, मैं तो कहता हूँ आखिर में नोमान अली ने भी बहुत साथ दिया, मतलब उनका भी वहाँ मौजूद रहना जरूरी था। सो बाबर नाउ हैज द हाईएस्ट स्कोर बाय एनी पाकिस्तानी प्लेयर इन फोर्थ इनिंग। इससे पहले 2015 में यूनुस खान का था अगेंस्ट श्रीलंका 171। अब्दुल्ला शफीक के लिए मुझे जरा अफसोस हो रहा था, ही डिजर्व्ड दैट सेंचुरी, ना बन सकी। रिजवान ने अपने टेस्ट करियर की दूसरी सेंचुरी बनाई। अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स, वैसे तो बाबर की डबल सेंचुरी भी तो रहेगी 4 रन से भाई। सो पाकिस्तान ने बहुत से रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं, सारी सूरत हाल पर भी हम तफसील से बात करेंगे, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस गो एंड टॉक अबाउट इस्लामाबाद। बिल्कुल जी, बताएं कि मुल्क की सियासत फैसला कुन मोड़ में की तरफ बढ़ चुकी है। वैसे हम ये ना कहिएगा, कहते हैं हम, लेकिन फैसले भी रोज बदल ही जाते हैं, इसलिए फॉरगेट दैट। ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सियासी कशीदगी भी जोरों पर है, और इत्तेहादियों का रोल इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। हुकूमत के इत्तेहादी किसके साथ खड़े होंगे, अभी तक कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया, लेकिन इत्तेहादियों ने अपनी पोजीशन ज़रूर बता दी है। काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही ने मुख्तलिफ चैनल्स को दिए गए इंटरव्यूज़ में ये वाज़ेह कर दिया है कि उनकी जमात और हुकूमत में फासले बहुत बढ़ चुके हैं। परवेज़ इलाही की बातों से हुकूमत में खलबली तो मची थी, लेकिन इनके ताज़ा इंकशाफात पर पीटीआई के 10 से 12 बंदे अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। हुकूमत की परेशानी और बढ़ गई है, और अपोजिशन की मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग पर फवाद चौधरी भी तबसरा कर रहे हैं, और इस बारे में वज़ीर आज़म ने भी कल अपने जलसे में मामला उठाया, और एक दफ़ा फिर हर तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं हुकूमती सफ़ों में से। वो भी सुन लेते हैं।
मैं देख रहा हूँ कि पहले ही घबराहट शुरू हो गई है। कल ही सारे प्रोग्राम हो गए कि ये क्यों कह दिया कि जी वो 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना है और वापस आना है। तो इतने कमज़ोर दिल थे तो फिर ये काम ही नहीं करना था। इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इन्होंने खच्चरों, घोड़ों और गधों का एक मीना बाज़ार सिंध हाउस में लगाया है। जावेद लतीफ़ साहब हैं, उन्होंने तो कह ही दिया कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि नून की नज़र लग गई है। हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ये जो खच्चरों और गधों की खरीदो फरोख्त हो रही है, हम इंशाल्लाह ताला इसका तदारुक भी करेंगे, इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा जी, ये था फवाद चौधरी का कहना। लेकिन वज़ीर आज़म आज भी पुरएतमाद हैं कि फ़तेह उनकी ही होगी। और कल सवात में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था वो एक बॉल से तीनों विकेटें गिरा देंगे। आप तैयार हैं कि एक गेंद से मैं 3 विकेटें गिराऊं? 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, उसको इस कुरान की आयत के ऊपर दावत दी, अमर बिल मारूफ। मैं चाहता हूं मेरी कौम निकले और इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। हम वैसे ही आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि जितनी भी जमातें हैं इन रीसेंट टाइम्स सबसे ज़्यादा मजहब कार्ड जिसे कहते हैं ना, उसका इस्तेमाल शायद खान साहब नहीं किया इन रीसेंट टाइम्स। मतलब जहाँ कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में तो वहाँ भी उठा के ले आओ, और बेचारा अमेरिका भी बीच में रोल दिया। खैर अच्छा, उधर वजीर दाखिला शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को खबरदार करते हुए कहा कि उनके साथ खड़े लोग सब भाग जाएंगे लेकिन मौलाना धर लिए जाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैसी जट पड़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। इन सब लोगों की पुरानी तारीख ये है कि ये मिलकर खेलते हैं। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की पुरानी रवायत है कि ये हाथ आसमान पे भी रखते हैं और पांव जमीन पे भी रखते हैं। तो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। आई वंडर कि वज़ीर दाखिला को मौलाना फजलुर रहमान की ज़ुबान नज़र आ रही है और अपनी सफ़ों में से जो आवाज़ें हैं और जिस किस्म की धमकियाँ में इस गुफ्तगू के 10 लाख लोगों में से जाना है, 10 लाख लोगों में वापस आना है, और माई का लाल ये और माई का लाल वो, और आकर दिखाओ और पोस्टर लगाएंगे और बैनर लगाएंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, उस पर इन्होंने रोशनी नहीं डाली। खैर, मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के माहौल में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने माइनस PTI कल हामिद मीर साहब को इन्होंने इंटरव्यू दिया, एक नेशनल गवर्नमेंट, और उसके बाद उन्होंने मुझे लग रहा था वजाहत की कि इमरान खान की PTI। हाँ एग्जैक्टली, यानी PTI से भी इतना कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इमरान खान कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। सुने जरा। हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर मुल्क के खिदमत करे, 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेज सेट हो जाएगी। मीडिया के हलकों का ख्याल है कि काफ लीग और नून लीग में बात बनेगी नहीं, क्योंकि काफ लीग जो है वो उसको चीफ मिनिस्टरशिप देनी पड़ेगी पंजाब। देखिए, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल के दोस्त आज के मुखालिफ और आज के मुखालिफ कल के दोस्त, जो भी पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा उसके लिए हम इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में फैसले करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, चलें, आपने सुन लिया शहबाज शरीफ की तजवीज़ को मुत्तहिदा अपोजिशन हाथों हाथ लेती है या नहीं, ये तो जल्द पता लग जाएगा। लेकिन वापस पंजाब की सियासत की बात करें तो लाहौर में परवेज़ इलाही की तस्वीर और पंजाब की मजबूरी है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है, ये पूरी एक नारा बनाया। अच्छा, दोबारा से कहते हैं, पंजाब की मजबूरी है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है। ये जी तहरीर इसके जो है ना पेनाफ्लेक्स लग गए ऑलरेडी लाहौर में पहुंचे हुए हैं। और काफ लीग को MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने फैसले का इख्तियार दे रखा है और इसलिए वो तहरीक अदम एतमाद के मामले में बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है। परवेज़ इलाही ने यह दावा भी किया
कि इमरान खान ने काफली को पीटीआई में जम होने की पेशकश की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। और माजी में ये भी बता दें आपको, माजी में देखें तो जनूबी पंजाब सूबा महाज जो है वो 2018 के आम इंतखाब से पहले पीटीआई में हुआ था। अच्छा जी, सीनियर सहाफ़ी मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब से ज़रा बात करते हैं, गपशप लगाते हैं, क्योंकि यू नो डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हर कोई हैरान भी है। कभी कभी तो ऐसी सूरत हाल दिन में आ जाती है कि आप अपनी उंगलियां मुंह में दबा लेते हैं कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या होने वाला है, इसकी क्या ज़रूरत इसकी क्या ज़रूरत थी। तो मुनीब, आई एम श्योर आप भी हमारी तरह वर्ता हैरत में ही होंगे कि भाई क्या चल रहा है। एवरीबडी इज़ जस्ट वेटिंग कि ये मामला कब ख़त्म हो या कब नतीजा खेस मराहिल में दाखिल हो, क्योंकि हर रोज़ लगता है कि अब तो बस मामला सेटल हो गया और उसके बाद दोबारा एक नया अख्ता खुल जाता है। तो ये ऐसे ही शायद चलता रहेगा 28 या 29 तारीख तक, जब तक एक्चुअल वोटिंग का दिन नहीं आता। व्हाट डू यू थिंक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। अगर कोई एक चीज़ जिसमें मैं इस वक्त मुब्तला नहीं हूँ तो वो हैरत है। अच्छा। पावर पॉलिटिक्स ऐसे ही होता है, और जो कुछ हो रहा है मेरे ख्याल में इसकी स्टेज तो काफ़ी पहले सेट हो चुकी थी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप ज़हन में रखिए कि एक तो इमरान खान साहब की जो ज़हनी कैफियत है इस वक्त, जो भी इक़्तिदार में होता है वो एक ख़ास लेंस से चीज़ों को देख रहा होता है। एंड व्हेन यू सी द पावर स्लिपिंग अवे, तो आप एक ख़ास किस्म का सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब की इस वक्त जो ज़हनी कैफियत है वो किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है। दूसरी जो बात ऐड करती है वो ये कि इमरान खान साहब गैर रिवायती सियासतदान है। उनका ख्याल है कि क्योंकि वो उनके साथ पब्लिक सपोर्ट है, इसीलिए उन्होंने वो 27 तारीख का जलसा रखा है। बाकी तो जो फवाद चौधरी साहब ने पिक्चर पेंट की है कि यहाँ से निकल के लोग जाएंगे जैसे मजमे से और फिर वोट डाल के वापस आएंगे, मैंने मुतअद्दिद जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनसे बात भी की, एक तो ऑन रिकॉर्ड कह के भी गए प्रोग्राम के अंदर कि ऐसा कुछ नहीं है कि 28 तारीख को हम जी, शाह महमूद साहब ने भी कहा था कि हम कोई बैठे नहीं रहेंगे, बस जलसा होगा, तकरीर होगी, खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली सो ऐसा कुछ नहीं है, तकरीर होगी, खत्म हो जाएगा। बेसिकली इमरान खान साहब ये बताना चाहते हैं कि बेशक मैं शायद नंबर्स वो ना ले सके, हम कह सकते हैं कि इस वक्त अपोजिशन जो है उसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन वो ये बताना चाहते हैं कि अवाम में उनकी सपोर्ट उनको सपोर्ट है, लोग उनके लिए इकट्ठा होंगे। जाहिर बात है वो सिटिंग गवर्नमेंट में है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और एक सिटिंग गवर्नमेंट डी चौक में जब जलसा करेगी तो वो बहुत कुछ फैसिलिटेट करवाएगी स्टेट मशीनरी से भी। और वैसे भी इमरान खान साहब क्राउड पुलर हैं, तो बेसिकली वो एग्जिबिट करना चाहते हैं कि स्टिल रेलेवेंट, स्टिल वेरी पावरफुल, और जो बाकी लॉट है सारी ये तो चोर डकैत हैं। अच्छा मुनीब, ये भी बताएं कि चौधरी परवेज़ इलाही के इंटरव्यू पे जो मौजू है बहस हैं, चीज़ें बज़ाहिर तो लग रहा है कि हुकूमत और काफली का सफ़र जो है वो शायद ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी वो सही इतना बता नहीं रहे। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको लग रहा है कि काफली को वजारत आला मिल गई तो हुकूमत के साथ सारे मामला ठीक हो जाएंगे, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू स्टे विद देम? देखिए, ये इट कुड बी वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर्स। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने पर राजी हो जाती है वजारत आला पंजाब, जो कि मुझे अब बड़ा मुश्किल लगता है, तो फिर शायद उनके जो ताल्लुकात हैं, लेकिन इत्तेहादी एक नहीं है हुमा, आप ये ज़हन में रखिए। काफ लीग तो एक इत्तेहादी है ना, बाकी इत्तेहादी भी हैं जिन्होंने तकरीबन अपना जहन हम ये कह सकते हैं बनाया हुआ है या बना, लेकिन वो सारे तो मिलकर ही फैसला करेंगे ना। ये तो तमाम इत्तेहादियों ने कह दिया है कि जनाब जो भी फैसला होगा इकट्ठे ही होगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से ये इत्तेहाद और हुकूमत स्टिच अप की गई थी, वो जो बाइंडिंग फोर्स थी, वो जो एडहेसिव लगाया गया था, खास किस्म की ग्लू लगा के हुकूमत जुड़ी गई थी, वो ग्लू अब दस्तयाब नहीं है। वो जो एक ऑप्शन थी, जैसे कल वो अज़मा बुखारी कह रही थी, फोन अ फ्रेंड वाली ऑप्शन जो है वो अब मौजूद नहीं है, और वो सहूलत भी मैसर नहीं है। तो लिहाजा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये लड़ाई सियासी अकेले ही लड़नी है। जो PMLQ का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं इतना ज़रूर कहूँगा वो फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट बहुत है। वो बड़े सोच समझ के फैसला करने वाले लोग हैं। ये भी उनको इसमें उनके कंसर्न्स हैं कि अगर इमरान खान साहब के साथ वो ना गए और उन्होंने अपोजिशन के साथ अलायंस की, तो उन्हें मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी खदशात हैं कि आज तो हम इनके साथ चले जाएंगे, लेकिन आगे ये हमारे साथ पता नहीं क्या। लेट्स सी वो अब कितना भरोसा कर रहे हैं जरदारी साहब की गारंटी पे, जो इस सारे मामले में गारंटर बने हुए हैं। मुनीब भाई, एक बात बताइएगा, अक्सर हमने देखा है कि हम भी पूछ रहे होते हैं अपोजिशन के रहनुमाओं से, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, और ये बात जेन्युइन भी है कि इस स्टेज पर इमरान खान साहब चले जाते हैं घर,
तो उनके पास एक आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, उनके पास एक बात आ जाएगी अगले इलेक्शन की कैंपेन में लोगों से करने के लिए कि देखिए ये सारे मिल गए, इन्होंने मुझे टर्म नहीं मुकम्मल करने दी, मुझे मतलब सियासी शहीद हो जाएंगे ना फिर वो अल्टीमेटली। सो ये उनके हक में भी जा सकती है फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन 2023 के लिए। ये ऑपोजिशन ने सोचा है। देखिए ऑपोजिशन में भी मुनीब सारे ये भी बता दें, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक्चुअली चाहती है कि ये टर्म मुकम्मल करें। नहीं, असेंबलियां तो मुकम्मल करेंगे टर्म, लेकिन इमरान खान साहब अगर घर चले जाएंगे तो उनके पास ये आवाम को बयान करने के लिए एक तवील फहरिस्त होगी कि देख लें मेरे साथ इन सब ने क्या किया। देखिए सबसे पहले तो अब्दुल्ला और हुमा आप ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब भी हो जाती है, जिसको अपोजिशन कह रही है कि हो जाएगी, इमरान खान साहब के पास ही विल हैव अ फैट लॉट ऑफ MNAs MPAs पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत है, वो एग्जैक्टली वो एक रेलेवेंट फोर्स रहेंगे और वो बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि सियासी तौर पर वो बिल्कुल राइट ऑफ हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। नो। और इमरान खान साहब को नोइंग इमरान खान साहब, वो ऐसे नहीं है कि अच्छा जी मैं तरीके अदम एतमाद मेरे खिलाफ कामयाब हो गई तो मैं वो जैसे हम बचपन में पढ़ा करते थे स्टोरी स्कैन में लिखा होता था फलाना अपना सा मुंह लेके रह गया। नो, ही इज नॉट द सॉर्ट, ही विल फाइट बैक। वो ये जो मौजूद जो हुकूमत जो नई डिस्पेंसेशन आएगी उसका जीना भी हराम करेंगे शायद, और निकल कर वो बातें वो करेंगे जो कि शायद वज़ादारी में लोग नहीं करते और बहुत से मुक्तदर लोगों के खिलाफ शायद वो बातें करना शुरू कर देंगे। मतलब वो और खतरनाक हो जाएंगे जैसे वो खुद ही कहते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता खतरनाक, तो फिर बड़े लोगों ने होने की कोशिश की पाकिस्तान की सियासत के अंदर, लेकिन उन्हें कट टू साइज कर दिया जाता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में ये परसेप्शन शायद गलत है कि वो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी अगर ये डिस्पेंसेशन उनको हटा देती है, नई हुकूमत बनती है, देखिए अभी तो ये अब क्योंकि आप एक वो पंजाबी की मिसाल है, अब मैं वो यहाँ पर नहीं दे सकता, लेकिन अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो आगे आपको क्या पता कि यही ऑपोजिशन जमातें जो आज इकट्ठी हैं कल ये जूतों में दाल बांट रहे होंगे और कल लड़ाई कर रहे होंगे कि किसने वजीर आला बनना पंजाब का, किसने बनना वजीर आला। बहुत लाइकली है कि ये सिचुएशन भी सामने आए। मुनीब, यू आर वेरी राइट फॉर पॉइंटिंग दैट आउट एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और वाकई बिल्कुल ये जो लास्ट पॉइंट है मुनीब का, ये सोचने वाली बात है कि ये जो इस वक्त ऑपोजिशन एक इत्तेहाद दिखा रही है जो कि बड़ा टूटता बनता हमें नजर आया ओवर द पास्ट ईयर एंड हाफ, कितनी देर तक सर्वाइव करेगा ये? तो आपस में भी एक दूसरे को ने कल एक नया आइडिया दिया है कि कौमी हुकूमत बना ले माइनस इमरान खान की PTI। फिर एक और सवाल अहम है जिसका जो हमने पूछा भी मुनीब से कि इमरान खान साहब के पास एक नया बयानिया होगा कि मुझे सियासी शहीद कर दिया गया है, या वो सियासी शहीद हो जाएंगे और अपने वोटर सपोर्टर को कह सकेंगे कि देखिए इन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ क्या किया। लेकिन एट द सेम टाइम दैट कैन वर्क प्रोवाइडेड कि उनके पास वो इलेक्टेबल्स और वो स्ट्रेंथ उनकी पार्टी में अपने इलेक्शन लड़ने के लिए लोग भी मौजूद हो ना उनकी तरफ से। सो शायद वहां से उनको डेंट पड़े कि उनके पास शायद वो फोर्स ही ना हो जिसके जरिए वो फुल स्ट्रेंथ के साथ 2023 के इंतखाब में मैदान में उतर सके, बट खोने को कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह के हमने पहले बताया था ये सारे सिनेरियोज हैं और ये यू शुड नो दैट। और कल एक बड़ी अच्छी खबर सबको सुनने को मिली, और कोरोना वायरस फैलने के तकरीबन 2 साल बाद NCOC ने एक बड़ा ऐलान किया और मुल्क में कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं, लेकिन मास्क पहनने और जो एयर ट्रैवल होता है उससे मुताल्लिक वैक्सीन की पाबंदी बरकरार है। सो वो सारा है। इसके अलावा शादी ब्याह, डाइनिंग, आउटडोर, इंडोर, बाजारों, मजहबी इज्तिमात, सब पाबंदियां उठा दी गई हैं। बंदिशें लगी हुई हैं इस वक्त हमारी कोरोना के लिहाज से। इंडोर जो शादियाँ होती हैं या इंडोर डाइनिंग होती है उसके ऊपर जो पाबंदियाँ थी, मार्केट्स के ऊपर जो पाबंदियाँ थी, उनको भी तमाम को ख़त्म किया जा रहा है। स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं, मजहबी तकारीब हैं, जितनी भी ये तमाम पाबंदियाँ हमने लगाई हुई थी उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जा रहा है, सिवाय इसके कि वैक्सीनेशन की जो पाबंदी लगी हुई है। आप जहाज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपने वैक्सीनेशन न कराई हो। अच्छा, मास्क, रिगार्डिंग द मास्क, मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि मास्क पहनने पर पाबंदी जो है वो आलमी फैसले के बाद हटाई जाएगी। अभी भी कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत तंग जगहों में हैं और जहां बहुत लोग हैं और कमरे में हवादारी का वाज़े इंतज़ाम ना हो तो वहां ज़रूर मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अभी भी ये कुछ बचाव में हमारी मदद करेगा। इसका इस्तेमाल तभी बंद करेंगे जब आलमी तौर पे एक वाज़े कंसेंसस हो चुका होगा, इस पर एक फ़ैसला हो चुका होगा, तो फिर हम आपसे उसके बारे में गुफ्तगू भी करेंगे।
इसके अलावा हुकूमत का एक और बड़ा फैसला आया। मार्च के आखिर में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बंद कर दिया जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी इस फैसले से। NCOC जिसका बड़ा ज़बरदस्त और अहम और काबिल सताइश किरदार रहा है इस सारे पेंडेमिक के दौरान। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल। डॉक्टर फैसल, फाइनली हम खुश तो हैं सर्टनली, लेकिन एट द सेम टाइम कहीं दिल कॉशियसली खुश हैं, टू पुट इट राइटली। थोड़ा सा हमें डर भी है कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया से अब भी ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारी यहाँ तो 5वीं वेव अब ख़त्म हो गई है, लेकिन क्या हमें ज़हनी तौर पर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड किसी और लहर के लिए तैयार रहना चाहिए? कहीं जहन के कोने में हमारे खदशा तो है। इस सवाल को बनाने का शुक्रिया। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि जहन के बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा होना चाहिए कि एक और लहर या और ये लहरें भी आ सकती हैं, मगर आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब 2 साल हो गए। हर लहर के बाद हमने देखा है कि एक पीरियड आता है जिसके अंदर रेट्स बहुत कम होते हैं, और जब रेट्स आपके बहुत कम हैं, जब केसेस आपके कम हैं, तो फिर इतनी एहतियात उस मायने में करने की ज़रूरत नहीं है। ये जहन में रखते हुए कि हो सकता है कि जब दूसरी या एक और अगर लहर आए तो फिर दोबारा से हम रैंप अप करेंगे और नीचे आएंगे दोबारा से। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी वैसे तो बातें करनी है, लेकिन ये बता दें कि अभी हमने चाइना में दोबारा से एक रिवाइवल ऑफ दिस वायरस देखा है। इजराइल इज़ रिपोर्टिंग अनदर वेरिएंट। हमें इस ज़रा ख़तरे में हम फील करें, क्योंकि पहले जो ओमिक्रॉन वगैरह भी और मुल्कों से हमें सुनते थे, और फिर ऑफ कोर्स आपको पता है 5th लेयर वॉज ओमिक्रॉन। तो क्या डरने की बात है अभी भी? सो देखिए, आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नंबर 1 ये जहन में रखें कि ये वायरस है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि अब दुनिया से, पाकिस्तान से गायब हो गया तो हमने सब रिस्ट्रिक्शंस ये सब ख़त्म हो गई हैं। ये वायरस अभी मौजूद है, और जैसे हर वायरस की तरह ये थोड़ा थोड़ा तब्दील होता रहेगा, और ये इन्फेक्शन करता रहेगा। बिल्कुल जैसे सोचें डेंगू है, डेंगू वायरस जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत कम आता है, मगर ये डेंगू पीक आती है तो फिर बहुत सारे केसेस इस सामने आते हैं। इसी तरह से हर मुल्क जो है वो अपने अलग अलग स्टेज पे है लहरों के। तो आजकल हांगकांग के अंदर, चाइना के अंदर केसेस बहुत बढ़े हुए हैं, इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर, यूरोप के अंदर केसेस बहुत कम हैं। तो हर मुल्क को खुद ही से देखना है कि उनके रेट्स क्या हैं, और फिर वो उसी हिसाब से उसको बढ़ाएं। लेकिन आपको ये फैसला डॉक्टर साहब सही लग रहा है कि NCOC को डिसॉल्व कर दिया गया? आप ये कायम नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली ये वायरस तो अपनी जगह मौजूद है ही। So I think the other thing is NCOC को डिसॉल्व नहीं किया गया, NCOC को एक तरह से मूव कर दिया गया है। So NCOC याद रखें जो बना था that was as an emergency कोविड के लिए। अब हमको पता है, वो 2 साल पहले शायद नहीं पता था, मगर अब तो पता है कि वायरस जा नहीं रहा कहीं पे। तो आप NCOC को कायम रखने की जरूरत नहीं, मगर NCOC को मूव कर दिया गया है CDC के अंदर, जिसका काम ही ये है कि कोविड के अलावा दूसरी बीमारियों को भी वो साथ साथ देखे। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला बस नॉर्मल हो गया सब कुछ, एक नॉर्मल प्रोसीजर में। डॉक्टर साहब, आप तो देख ही रहे हैं, हम लोगों ने सबने भी वैक्सीन भी लगवा ली, बूस्टर शॉट्स भी लगा लिए। क्या ऐसा है कि प्रॉब्लम में 6 महीने बाद एक और इस शॉट को रिन्यू करने की ज़रूरत हो, एक और बूस्टर शॉट की ज़रूरत हो? ये सिलसिला भी क्या जारी रहेगा या काफ़ी है? के तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि एक और शॉट लगवा लें। अब हमें 2 सालों में ये भी शक होना स्टार्ट हो गया कि ये बड़ी इकोनॉमी जो है ना, ये मनी मेकिंग, ये फार्मास्यूटिकल्स जो हैं ये भी कमाल कर रही हैं कि, और ख़ास तौर पे ये भी स्पेसिफाई कर देना कि कौन सा वाला शॉट ही, कौन सी वाली कंपनी ही एक्सेप्टेबल होगी। तो दे आर स्टिल सजेस्टिंग कि एक लास्ट बूस्टर लगा लें, उसके बाद एक और ना आ जाएगा। So देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो उसका सिलसिला चलता रहेगा। आई थिंक अगर आप इन्फ्लुएंजा की बात करें, जो दूसरा वायरस इसी तरह का है, तो उसकी तो वैक्सीन हर साल लगती है और लगनी चाहिए। कोविड प्रॉब्लम इसी तरह से हो जाएगा। क्या हमको 4th डोज लगाना है कि नहीं लगाना? तो एट दिस पॉइंट अगर आप तहकीक देखें तो उसमें यह है कि वो लोग जो कि बहुत ही वनरेबल हैं, यानी कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनके अंदर अभी 4 डोज डेफिनेटली हेल्प करेगी। बाकी लोगों के लिए 4 डोज ज़्यादा हेल्प नहीं करती, बहुत ही थोड़ा सा मामूली उसमें बेनिफिट है। तो आई वुड से कि मोस्ट ऑफ अस, हमको 4th की ज़रूरत नहीं है, मगर अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज़ईफ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे मेडिकल मसले हैं, तो एक तो वो मास्क ना छोड़ें प्लीज़, क्योंकि मास्क ऐसा नहीं है कि हम बोले ना इस्तेमाल करें। 4 डोज का सोचें, इट मे नॉट बी अ बैड आइडिया। चले, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर फैसल महमूद, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब डॉक्टर साहब ने कहा है कि बेशक 4th चले आप छोड़ दें, लेकिन पहला और दूसरा ना छोड़ें। तो जिन्होंने अभी तक अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया,
सेंटर्स खुले हैं, अभी भी वैक्सीन पड़ी हुई है, प्लीज जाके लगवाएं। माना कि ये 2 साल आपने गुजार लिए और अच्छे गुजर गए अगर आपको कोविड और नहीं हम भी हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन आपके be सामने careful। बैठे ही हैं ना। वो शुरू में आपके जो खदशात थे कि पता नहीं क्या होगा, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक ही आपके इर्द गिर्द भी लोग होंगे बहुत सारे जो वैक्सीन और बूस्टर्स के बाद भी ठीक ही होंगे। सो प्लीज़ अपने जहन में किसी भी किस्म का अगर आपके वहम आ रहा है तो उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब तो आपने वो टाइम गुजार लिया ना जिसमें आपने दूसरों को देखना था। तो चले देखते हैं इन्होंने वैक्सीन लगवाई है, इनके सींग तो नहीं निकलेंगे, हाँ तो इनके वो कान नहीं बड़े हुआ। होते हैं कि नहीं होते। तो अब लगवा लें। अच्छा, एक कुछ विजुअल सोशल मीडिया पे हमने देखे। शकरगढ़ में गालिबन जश्न बहारा के मौके पर एहतमाम किया गया था, लेकिन वो बड़ा टेंशन हुई हमें देख के। सो आई होप के वो सरकारी सतह पे एक प्रोग्राम था, उस पर ज़रा पूछें किसी से कि क्यों कराया अच्छा, जो you भी guys don't कराया। know what we are talking about and I'm sorry we can't show it to you, but anyway आगे चलते हैं, गर्मी की बात कर लेते हैं। ये गर्मी आ गई है और डेफिनेटिवली पूरे मुल्क में गर्मी आ चुकी है। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते मुल्क में गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कहाँ का बस पूरे मुल्क में ही आ रही है ना, एक्सेप्ट पहाड़ों पे, बलूचिस्तान, मतलब यू नेम इट। डीजी मेट एंड 7 to 8 डिग्रीज बढ़ गया है, तो आप एकदम से देखें, वरना आपको पता है। अच्छा, वैसे मार्च इतना ज़्यादा गर्म होता है कि नहीं होता? No. डीजी मेट महर साहब खान हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब फरमाइएगा कि वैसे तो गर्मी अब आई गई है, क्या ये मामूल की गर्मी है मार्च के महीने में? अभी तो लिटरली हम मार्च के वस्त में ही पहुंचे हैं, या फिर इस दफ़ा कुछ ज़्यादा है? और रमज़ान में क्या होने वाला है, मतलब yes, मेरा ज़्यादा most importantly concern ये है। नहीं, इस पे इतनी जल्दी नहीं हम कह सकते कि जी रमज़ान जो है वो ज़्यादा गर्म गुजरेगा। ये अभी ये लोकल सिस्टम बना है जिस वजह से ये आ गया, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में इसमें थोड़ी सी कमी आ जाए और रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला की रहमत, बारिश भी मुतवक्को है। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि जी अभी अगर गर्मी ज़्यादा है तो आने वाले दिनों में इसी तरह टेम्परेचर जो है ये मुसलसल जो है इसमें इजाफा रहेगा, ये मुमकिन नहीं लग रहा। थैंक यू। बेसिकली दुआओं पे चल रहे हैं हम लोग, तो दुआ करें कि हमारा रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर जाए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा जी, साथ ही एक और अच्छी खबर भी हम आपको बता दें कि जो आपको मिल नहीं रही, अच्छा मिल गई है। I'm not going to do it now. कराची के जी नेशनल स्टेडियम में होने वाले दूसरे टेस्ट No, I will not do it. ड्रॉ करने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन बरकरार है और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, पाकिस्तान दूसरे और जनूबी अफ्रीका है तीसरे नंबर पर मौजूद। अच्छा, वो डीजी मेट थे जी। अच्छा जी, अब हम ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि बहुत ज़रूरत है इधर ब्रेक की। कमिंग बैक टू बाबर आजम्स कैप्टन्स इनिंग्स, वैसे तो उनकी वो भी कप्तान ही है ना जिनकी तस्वीर चल रही थी, उन कैप्टन इनिंग्स की बात कर रहे थे। अब देखते हैं कि इमरान खान की ये इनिंग कैप्टन्स इनिंग साबित हो पाती है या नहीं हो पाती। बाबर की तो हो गई, एस्टैब्लिश हो गई। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब हो गया, जो कि शुरू में लग नहीं रहा था। बाय द वे, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने भी शानदार बैटिंग करके मैच जो है वो बचाने में अहम किरदार अदा किया है और किंग बाबर 196 रन्स बनाकर आउट हुए। नायब कप्तान रिजवान ने सेंचुरी स्कोर की और आखिर तक विकेट पर डटे रहे, ये भी बहुत बड़ी बात है, आउट नहीं हुए। अब्दुल्ला शफीक ने मैच में 4 सेशंस बैटिंग करके 96 रन्स बनाए और पाकिस्तान ने 7 विकेट यानी 7 विकेट पर 443 रन्स बनाए। मैच के बाद कप्तान बाबर आजम के तासुरात भी आपको सुनाते हैं, बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर हिम। ये टेस्ट क्रिकेट है और इसमें हमने जो डोमिनेट किया है, मैं तो पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहता हूँ जिस तरह उन्होंने एफर्ट किए। और दूसरा, चेजिंग पे हमारा नॉर्मल था, कोशिश हमारी ये थी कि हम पहले टी तक नॉर्मल जाएं, उसके बाद अगर हम इस सिचुएशन में होते कि हम चेज कर पाते तो हम ज़रूर करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे विकेटें गिरी जिसकी वजह से हमने चेज पे इतना सोचा नहीं। कप्तान बाबर आजम ने कराची टेस्ट में कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। ESPN ने पूरी एक लिस्ट भी जारी की, आप देख सकते हैं। इस मैच में भी कई रिकॉर्ड्स टूटे हैं। चौथी इनिंग में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे ज़्यादा गेंदें खेली हैं, सबसे ज़्यादा देर 607 मिनट विकेट पर ठहरे रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक के साथ 520 गेंदें खेलने की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी बनाया है। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी पहले भी कई मैचेस निकाल चुके हैं और ऐसे ही नहीं, आवाम मुतफ़िक़ा तौर पर इन सब को स्टार्स मानती है, जानती है, पहचानती है, प्यार करती है।
और साथ आपको ये भी बता दें कि कराची टेस्ट ड्रॉ होना पाकिस्तान के लिए फतेह से एक्चुअली कम नहीं है। ये हमने बचा लिया एक्चुअली। बिल्कुल शुरू होने वाले लाहौर टेस्ट में कौमी टीम बुलंद हौसले के साथ मैदान में उतरेगी और जब इस किस्म के मैचेस गुजरे हो तो फिर आपकी जरा होप्स हाई होती हैं। हाँ, और लिटरली इट वाज अ हिस्टोरिक मैच, इट वाज इंडीड अ हिस्टोरिक मैच। क्रिकेट के सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, वी आर ऑल इन ऑ, वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग, और हम आपकी राय और आपके तासुरात भी जानना चाहेंगे कल की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर। इतने मुश्किल कंडीशंस में जो इन लड़कों ने बैटिंग की है, बाबर ने, रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने, इट्स अमेजिंग। मुझे नहीं याद आ रहा है कि कोई ऐसा मैच मैंने इतने गौर से बैठ के हमने देखा। हम सारे स्टूडियो में मौजूद थे, एक एक बॉल हम देख रहे थे और इट वाज अ ट्रेमेंडस फाइट। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इन तीनों ने यकीनी तौर पे एक हारा मैच को ड्रॉ किया। जिस तरह भी वो बाबर कह रहे थे कि वो हम जीतने के लिए भी जाते, मगर वो स्टेप बाय स्टेप चलता है मामला ना। अगर वो विकेटें नहीं गिरती तो हो सकता है वो चेस के लिए भी चले जाते, मगर इट वाज अ सुपर मैच। हालांकि वो ड्रॉ हुआ है और ये सीरीज पहले मैच के पास लग रही थी कि डल हो जाएगी, मगर इनकी इस इनिंग से, इस मैच से इसमें काफ़ी जान डल गई है। अच्छा सिकंदर, अभी इससे बिल्कुल पहले आपको पता है PSL हुआ है और ऑल्दो द नेशन लव्स बाबर आजम, लेकिन उनकी टीम की कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं थी, तो बड़े जोक्स भी बन रहे थे, मीम्स और सवालात भी थोड़ी देर के लिए उठे थे, तो वो सब तो अब खामोश हो गए होंगे। मतलब बाबर, because the king is back, he is not only, he never really went anything, maybe True. PSL really wasn't his thing and this is what he does best. नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता, ये स्पोर्ट्स है, उसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। आप एक स्पोर्ट्समैन ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे वक्त जीतता ही चला जाए, हर दफा अच्छा करे। कभी उसके पर ऐसा वक्त भी आता है, हो सकता है कि जो T20 के अंदर उसकी मतलब की टीम नहीं बनी, उसके मतलब का बिल्कुल एग्जैक्टली ये चलता है, ये चलता रहेगा। ये आप ना समझें कि बाबर हर मैच में रन्स करेगा, मगर जब मौके पे करेगा और इस तरह करेगा जैसे कि कल किया है, तो हम उसकी हद से ज्यादा तारीफ करेंगे। और अच्छा, हम तो तारीफ कर ही रहे हैं सिकंदर, आप ट्विटर देखते, आप और प्लेटफॉर्म्स देखते, दुनिया के नामवर खिलाड़ी, नामवर लोग क्रिकेट की फील्ड से एसोसिएटेड, everybody was all praises for Babar Azam, so this is certainly great for Babar and for Pakistan and all of us. बिल्कुल आप सही कह रहे हो। भारत से लोगों ने मैसेजेस करना शुरू किए, सब बैठ के देख रहे थे कि ये कहाँ जाता है, ऊँट किस करवट बदले, कैसे ज़बरदस्त वो खेला है। वो इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, हर जगह के क्रिकेटर्स जो थे उसकी तारीफ कर रहे हैं। और यही ऊँट आपने कह दिया, ऊँट तो और भी बहुत से फंसे हुए हैं, बैठ ही नहीं रहा किसी करवट जो बैठ जाए। ऊँट तो और कब बैठेगा। हाँ, वो वाला इस्लामाबाद में भी एक ऊँट फंसा हुआ है, मैं बैठने का वेट हो रहा है उसके। अच्छा, आखिरी में आके रिजवान की परफॉर्मेंस पे भी सिकंदर वी वुड लाइक अ फ्यू वर्ड्स बिकॉज़ वो भी डटे रहे। और देखिए, सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक और बाबर। अब्दुल्ला शफीक डट के खेले, बैड लक हो गई, वो नहीं देखना, उन्होंने पूरा दिन खेला है, अगले दिन जाकर वो आउट हुए हैं। उसके बाद उसने तो पूरा एक दिन, चौथा दिन निकाला बाबर के साथ भी। उसके बाद रिजवान आ गए और उन्होंने भी डट के खेला। रिजवान और बाबर इस वक्त ICC के टॉप प्लेयर्स में से शुमार होता है, शाहीन अफरीदी के साथ। तो वो उन्होंने साबित किया कि दे आर टॉप प्लेयर्स ऑफ ICC, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट के। अच्छा, वो जो था डेड विकेट वाला आर्गुमेंट, वो ऐसा लग रहा है अब दम तोड़ गया, लेकिन PCB ने अब लाहौर की विकेट के लिए रिपोर्टेडली कि ऑस्ट्रेलिया से किसी एक्सपर्ट को बुलाया है, तो वो क्या हमने कोई जल्दी तो नहीं कर दी? उन्हीं का एक्सपर्ट नहीं अब्दुल्ला, देखिए बात असल ये है कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये डेड नहीं होगी, वेंटिलेटर पे होगी, तो ये पिच वेंटिलेटर पे थी। अब वो कोशिश कर रिवाइव हो रही है। मगर मुझे हैरान हूँ, मैंने कल मैं अपने प्रोग्राम में याया से पूछा था, तो याया शायद कह रहा था कि ये अबू धाबी से या UAE से कोई आ रहा है। अगर वो ऑस्ट्रेलियन है तो मैं तो रिपोर्टेडली, अब मुतज़ाद इत्तलात हैं, हो सकता है अबू धाबी से आ रहा हो, याया नोज़ बेटर। दीवार से सर तोड़ लूं इसलिए कि भाई ऑस्ट्रेलियन को क्या पता कि पाकिस्तानी सॉइल क्या होता है, पिच कैसी होती है, पानी यहाँ पे क्या, कुछ नहीं पता। हमारे यहाँ तो पानी भी जो है नलकों से जो आता है वो तो अगर डालें, आपको पता है नेशनल स्टेडियम में जो स्क्वायर है जिसको मैं हमेशा दिखाता हूँ, सफ़ेद हुआ हुआ है, उस पर जो है नलके का पानी नहीं डाला जाता, स्पेशल पानी इसलिए डाला जाता है कि नलके के पानी में नमक होता है। अब वो पानी डालेंगे तो ग्रास और उसमें ना सफ़ेद से ग्लेयर आ जाती है। ये मैं ग्राउंड में सारी ज़िंदगी गुजारी है तो हम देखते रहते हैं। तो उस बेचारे को ऑस्ट्रेलियंस को बुला के 3 दिन में वो क्या तीर चला लेगा। चले लेट्स सी, कोई आ तो रहा है, अब ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, अबू धाबी या UAE से, पता लग जाएगा। अबू धाबी और UAE का पता चला है कि 3-4 दिन के लिए वो आ रहा है, वो पता नहीं आके 3-4 दिन में क्या जादू करेगा, देखते हैं। मतलब हम लोग लाहौर में हिकमत अमली वैसे हमारी क्या होनी चाहिए?
हमें वी शुड प्ले गुड क्रिकेट। मतलब ये कि देखें कल का मैच चाहे वो डल विकेट थी मगर इतनी एक्साइटिंग क्रिकेट हो गई थी कि सब देख रहे थे। तो इसी तरह की एक्साइटिंग क्रिकेट होनी चाहिए। कोई बातें हम हारें जीतें मगर एक मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टीम 500 रन कर रही है, दूसरी 650 रन कर रही है और मैच फिर हम लोग सब सो रहे हो बैठ के, कोई मैच ही देखने ना जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। और लेट्स होप कि लाहौर में एटलीस्ट कराची से तो बेहतर ही मौसम होगा। एक्चुअली नो, नहीं, आज सुबह क्योंकि कराची में हवा चलती रहती है, लाहौर में हवा का कोई फैक्टर नहीं और होता। टेम्परेचर भी उस वजह से हम 33-34 तक रहते हैं। लाहौर में अभी जो अगले एक हफ्ते का उसमें 36-37 तक बात जा रही है। यस, इट्स रियली हॉट ओवर देयर एज वेल। और आपको पता है कि कराची का वैसे तो भी लाहौर जाना भी है, तो आप क्या करेंगे? मैं तो बाय द वे आप लोगों को बता दूं कि बड़े लंबे टूर पे जा रही हूँ। पहले इस्लामाबाद, चकवाल, लाहौर एंड देन जिसके मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 4 दिन में 4 जगह और वापस आ जाऊंगी। कहाँ है महंगाई, मतलब कहाँ है? और उसके बाद पता नहीं कौन सा दुकानदार है जो आपको 2 टमाटर एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है क्योंकि आप फेमस हो चुकी हैं। मतलब वो पहली वाली वीडियो में भी आपको देख चुका है, तो लिहाजा इसलिए कर रहा है। लेकिन किसी को फर्क नहीं मेरी पड़ा। बात तो सुने, शहबाज गिल है। कहाँ मिलता है फ्री धनिया? मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं, कसम खा के बताएं कि कहीं फ्री धनिया मिलता है आपको? उनको फ्री धनिया नहीं, उनको टमाटर भी मिल रहे हैं फ्री में, क्योंकि वो फेमस हो गई है ना अपनी पिछली वीडियो से। मतलब कितनी बार आप यही रोल करेंगी। और शहबाज गिल साहब प्लीज अपनी इस कंपनी जो टीम बनाई हुई है ना, उनको या तो जरा ज्यादा पैसे दें या इंस्ट्रक्शन ज्यादा दें कि एक्टर तो बदल लें एटलीस्ट। इस किस्म की आपने या एंकर बदल लें, एंकर बदल लें, एक्टर बदल लें। नहीं, आवाज के लिए मेरा ख्याल है कुछ करना चाहिए था। सॉफ्टवेयर अपना हुलिया तो अपनी तरफ से कोशिश करके आई, चेंज करके आई। आवाज को सॉफ्टवेयर के जरिए कोई तब्दील कर लेते शायद। बहुत मजा आया, बहुत ही मजा आया कल तो ये देख के। अच्छा जी, अब जरा सीरियस बातों में आते हैं। ये तो मजाक शहबाज गिल करते ही रहते हैं। अच्छा जी, सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में बेचैनी की सी कैफियत बना दी है और अपोजिशन ने वजीर आज़म को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद का आईनी रास्ता इख्तियार किया, तो हुकूमत ने भी अपने घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए हैं। अब सवाल ये है कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो क्या आईनी और कानूनी मसाइल पैदा हो सकते हैं? इनका जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद भी सदर मुमलिकत अपने तौर पर वज़ीर आज़म को काम जारी रखने की इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन उनके पास कितना वक्त होगा? मौजूदा काबीना कब तक काम करेगी? ये बहुत सी कंफ्यूजन हैं। अहम ऑब्वियसली सवालात हैं। और इसके अलावा इलेक्शन से मुतालिक भी ये बात सामने आ रही है कि कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन या एक ही हफ्ते कराना लाजिम है। और अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात हो जाएं और सूबाई हुकूमतें मुद्दत पूरी करें तो आइन इस सूरत हाल को कैसे देखेगा और मुल्क में कोई आइनी बहरान पैदा ना हो, इसके लिए तमाम कानूनी पहलुओं से हमें पहले ही वाकिफ होना चाहिए और उसके लिए हमारी मदद कर रहे हैं जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबरा पिलडेट है। बहुत शुक्रिया आपका अहमद साहब। अहमद साहब, अब इस वक्त जिस तरह का सियासी माहौल बना हुआ है, इसे अदम इस्तेहकाम वाली सूरत हाल ये सर्टनली कहा जा रहा है, माना जा रहा है। बहुत से आइनी और कानूनी सवालात उठाए जा रहे हैं जिनका कुछ का हमने तस्करा भी किया। तो क्या ऐसा ही है कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम होने की सूरत में पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि वज़ीर आज़म को अगले 6 माह कम से कम किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा? इज दैट सो? देखिए, कानून और दस्तूर में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई कि एक दफ़ा अगर तहरीक एतमाद पेश हो जाए तो फिर 6 माह तक नहीं हो सकती। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये ज़रा मुश्किल होगा कि 6 महीने से पहले या इवन 6 महीने के बाद भी फिर दोबारा तहरीक एतमाद सामने लाई जा सके, इल्ला ये क्योंकि बहुत बड़ी तब्दीली पैदा हो जाए। तो कानूनी कदगन ऐसी कोई नहीं है। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दें कि अगर अपोजिशन कामयाब हो गई तो वज़ीर आज़म को जाना होगा, काबीना जो है वो तहलील हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कब, क्या वोटिंग के फौरी बाद ऐसा होगा या वज़ीर आज़म को वक्त मिलेगा अपनी सीट पर रहने का? देखिए, वोटिंग होते ही अगर उनको तहरीक एतमाद कामयाब हो जाए तो वो वज़ीर आज़म अल्फाज लिखे हुए हमारे दस्तूर में, ही विल सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सदर ममलकत अगर चाहें, ही मे, अल्फाज ये नहीं है कि वो लाजमी उन्हें करना है, ही मे आस्क द प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू जब तक के नए वज़ीर आज़म अपने ओहदे पे ना आ जाएं। तो वो उन्हें कह सकते हैं, वो सिर्फ एक आर्जी सा इंतज़ाम होगा ताकि खला न रहे, वरना वो वज़ीर आज़म प्रैक्टिकली वो ख़त्म हो चुके होंगे बहैसियत वज़ीर आज़म अगर तहरीक एतमाद कामयाब हो जाए। अच्छा, तो ये जो आर्जी खला ना रहे, ये इजाज़त सदर मुमलिकत अगर चाहें तो कर सकते हैं, इजाज़त दे सकते हैं वज़ीर आज़म को कि वो काम जारी रखें? इसका भी कोई
टाइमलाइन है इसकी? कोई कितने अरसे तक वो काम जारी रख सकते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद? आर्टिकल 94 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का यही कहता है कि सदर ममलकत चाहें तो वो वज़ीर आज़म को जिनके खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हो गई हो उनको काम जारी रखने के लिए कह सकते हैं जब तक कि नया वज़ीर आज़म ओहदा ना संभाल ले। तो उसकी कोई मुद्दत नहीं लिखी गई, लेकिन ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जब वो तहरीक एतमाद कामयाब हो गई है तो चंद दिन की बात होगी। अगर अगले दिन वो इजलास ना बुलाया जा सके किसी अमली प्रॉब्लम की वजह से तो शायद उससे 2 दिन बाद बुलाया जाना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि उसमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है। मैं तो प्रैक्टिकली ये समझता हूँ कि जो ही तहरीक एतमाद कामयाब होगी तो ये सेशन प्रोरोग हो जाएगा और फ़ौरन ही सदर ममलकत की तरफ से अगले दिन नया इजलास बुलाए जाने के लिए एलामिया जारी हो जाएगा और अगले दिन वो इजलास होगा और उसके अंदर फिर वो कार्रवाई हो जाएगी वज़ीर आज़म के इलेक्शन की और इस तरह 2-3 दिन में नया वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा। अच्छा अहमद बिलाल महबूब साहब, इलेक्शन से ही मुतालिक ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन या एक ही हफ्ते कराना लाजिम है या ये भी मुमकिन है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो हो जाएं और सूबाई हुकूमतें मुद्दत पूरी करें अपनी पूरी? ऐसी कोई चीज़ हमारे कानून में दस्तूर में नहीं लिखी हुई कि सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इंतखाबात लाजमन एक ही रोज़ होने हैं। ये तो महज आपको मालूम है कि चंद साल पहले तक ये ऐसे होता था कि कौमी असम्बली के इलेक्शन एक दिन होते थे और उसके चंद दिन के बाद 3 या 4 दिन के बाद फिर सूबाई असम्बली के इंतखाबात होते थे। ये तो बहुत रीसेंट फिनोमेना है, मेरा ख्याल 10-15 साल की बात होगी कि अब ये एक ही दिन होते हैं। लेकिन ये अगर किसी वजह से सूबाई असम्बलियाँ वक्त से पहले अपनी कोई सूबाई असम्बली डिज़ोल्व कर दे कोई चीफ मिनिस्टर तो ज़ाहिर है फिर उसका इंतखाब पहले होगा। दूसरी असम्बलियों के तो इंतखाबात उस वक्त कराना लाजमी नहीं होंगे। हिंदुस्तान में भी ऐसे ही होता है, शुरू में सबके इंतखाबात स्टेट असम्बलीज़ के और लोक सभा के इकट्ठे होते थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका भी स्टैगर हो गया, पूरे साल इंतखाबात होते रहते हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि कौमी असम्बली के इंतखाबात हो जाएँ और सूबाई असम्बलियों के फिर किसी और वक्त हों और वो भी सबके एक साथ ना हो, किसी सूबाई असम्बली का एक वक्त हो, किसी दूसरे वक्त हो। उसमें कई अमली दुश्वारियां पैदा हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल उसका हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कानून और दस्तूर में पाबंदी नहीं है कि लाजमी एक ही दिन हो। तो मुख्तलिफ औकात में भी ये इंतखाबात हो सकते हैं हिंदुस्तान में। आपने कहा आपकी प्रैक्टिस शुरू हो गई है, सो अमली दुश्वारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन आई गेस विद टाइम सारा कुछ मैनेज हो ही सकता है। कोई ऐसी कदगन नहीं है कि सब कुछ एक साथ ही होना है। That's right। बहुत शुक्रिया आपका अहमद बिलाल महबूब साहब। एक बात जिस पे बात होनी चाहिए, मुल्क के मौशी हालात कुछ ज़रा अलार्मिंग से लग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ऑल्दो इस सिलसिले में चैलेंज भी दिया है। आलमी मार्केट में अगरचे तेल इस वक्त $100 फी बैरल के लगभग चल रहा है। 95 हुआ था, फिर 97 हो गया। ऑल्दो 130 वाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन हुकूमत ने जब से बिजली और तेल की कीमतों पर लॉक लगा रखा है और इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक कर्ज़ों में डूबी मईशत इतनी भारी सब्सिडी का बोझ प्रॉब्ली नहीं उठा पाएगी। फिर ट्रेड डेफिसिट के बढ़ने की भी बहुत सी बातें हो रही हैं। अब इसी सारी सूरत हाल पर डॉलर बाय द वे कल इंटरबैंक में 180 ओपन मार्केट में 185 पे पहुंच गया, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सूरत हाल थी। हम इसी पे बात कर लेते हैं। खुर्रम शहजाद इकोनॉमिक एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया। खुर्रम साहब, ऑपोजिशन वाले बता रहे हैं कि मुल्क की मईशत इंतहाई बुरे हाल में, तेल बिजली की कीमतें फ्रीज करने के बाद आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के बजाय अल्टीमेटली नुकसान होगा। अब आपका क्या तज्जिया है इस सारी सूरत हाल पर, जो वज़ीर आज़म का अपैरेंटली एक सियासी फैसला कहा जा रहा है, उसके मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? फूड और एनर्जी, इन दोनों की जो कीमतें हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और आपको पता है रशियन और यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग चल रही है, इनफैक्ट उसकी वजह से, क्योंकि रशिया यूक्रेन ये दोनों जो है बड़े एक्सपोर्टर हैं वीट के भी, और ख़ासकर रशिया जो है वो एल्युमिनियम से लेकर और गैस से लेकर तेल से लेकर बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है और काफ़ी 20-25% ये दोनों ममालिक मिलके दुनिया की कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट होती हैं उसका हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली ख़तरात हैं, हमारे एक्सटर्नल अकाउंट को ख़तरात हैं कि हमारी इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ सकती हैं ऑयल प्राइसेस के ख़ासकर जो है बढ़ने की वजह से, और उसके साथ साथ हम फूड भी कुछ हद तक इंपोर्ट करते हैं, वीट भी करते हैं और भी दूसरी चीज़ें करते हैं, तो वो भी बढ़ने का खदशा है, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारी रुपये पे जो है प्रेशर आने का खतरा होता है। जब रुपये पे प्रेशर आता है तो फिर डेफिनेटली इंपोर्टेड जो महंगाई है, बाहर की महंगाई, वो हमें मिलती है
और फिर साथ में लोकली जो है पॉलिटिकल फ्रंट पे अभी चीज़ें क्लियर नहीं है, पॉलिसीज़ जो हैं अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन आपस में सब टसल में है, तो डेफिनेटली उसका एक इम्पैक्ट होता है कि पॉलिसीज़ फिर पीछे हो जाती हैं, डिसीजंस इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजंस वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। तो ये अगर होगा तो डेफिनेटली हमें खतरात लाक होंगे। अभी राइट। अच्छा खुरम, ये भी बताएं कि हुकूमत समझती है कि टैक्स का पैसा ज़्यादा आया तो आवाम को रिलीफ दिया, नई एमनेस्टी स्कीम से भी बड़ी तवक्कुआत रखी गई हैं, तो आपको लगता है कि इस एमनेस्टी स्कीम के बाद वाकई हालात इतने कंट्रोल में आ जाएंगे कि आवाम को मज़ीद रिलीफ दिया जा सके? अभी जो है पेट्रोलियम प्राइसेस कम की गई हैं अगर, या बिजली की कीमतें कम की गई अक्रॉस द बोर्ड, खासकर पेट्रोलियम प्राइसेस। एक बड़ी गाड़ी वाला, लैंड क्रूजर वाला, या 4x4 चलाते हैं जो, या हाई एंड गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके लिए भी पेट्रोल प्राइसेस कम हो गई हैं। और एक आम आदमी जो एक बाइक चलाता है या छोटी गाड़ी लेके जाता है, और उसके लिए भी जो है वो प्राइसेस उतनी कम हुई। तो होना ये चाहिए कि टारगेटेड सब्सिडी हो, ये सिर्फ उनको मिले जो डिजर्व करते हैं। बिजली की कीमतें भी कम हो उनके लिए जो डिजर्व करते हैं, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर या लोएस्ट जो आपकी क्लास है, लोअर क्लास जो है, उनको जो है मिले। तो मेरे ख्याल में टारगेटेड सब्सिडीज होनी चाहिए। बाकी पैसा अगर ज़्यादा है तो डेट को उतारें, कर्जों को उतारें और कर्जे कम करने की कोशिश करें, क्योंकि आज की सब्सिडी कल की महंगाई है। ये जहन नशीन हम करना चाहिए कि आज की सब्सिडी कल की महंगाई किसी को नहीं करना चाहिए। किसी गवर्नमेंट को अगर देना है, हमारे पास प्रोग्राम्स हैं, गवर्नमेंट कर भी रही है, गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे एहसास प्रोग्राम से लेकर और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए हैं, उनके थ्रू करें, बट मोस्ट डिजर्विंग को करें, अक्रॉस द बोर्ड ना करें, क्योंकि फिर मोस्ट डिजर्विंग और एक अमीर आदमी के बीच में फ़र्क नहीं रहेगा, और फ़ायदा जो है उनको भी होगा जो फ़ायदा लेने के जो है वो जो डिज़र्व नहीं करते बेसिकली। अच्छा, अब ज़्यादा पैसे आ गए हैं तो कर्ज उतारने चाहिए और डिजर्विंग लोगों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, क्योंकि आज की सब्सिडी कल का बोझ है। सो खुरम, लास्ट टाइम आपसे जानना चाहते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन सबके सामने ही है, अगले 2-4 हफ्ते में अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो नया आने वालों के लिए भी कोई बहुत आइडियल सूरत हाल तो नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा माशी चैलेंज क्या होगा? ये भी बात की जा रही है कि प्रॉब्ली IMF से किया गया मुआहिदा रीनिगोशिएट होगा। इज दैट इवन उसकी राह निकल सकती है? क्या होगा आने वाले लोगों के लिए? जी देखें, अगर कुछ चेंज आता है बड़ा, पहले तो ये कि फिर इलेक्शंस के दिन होंगे, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी शॉर्ट टर्म में, डेफिनेटली बहुत टफ सिचुएशन होगी, क्योंकि इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए आसान काम नहीं होगा। इकोनॉमी को मैनेज करना, इमीडिएटली कोई रिलीफ देना या इमीडिएटली कोई चीज़ ऐसी करना, ये इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सबका यही होगा। और ऑफ कोर्स उस वक्त देखना होगा कि बजट में जो है क्या होता है, बहुत क्रिटिकल बजट होगा, टैक्स हैवी होगा नहीं होगा, क्योंकि टैक्सेस भी हमारे यहाँ जो है कम रहे हैं, और अखराजात किस तरह से कंट्रोल करने होंगे, ये मेन चीज़, क्योंकि अखराजात हैं। और खासकर करंट अकाउंट कैसे मैनेज करना होगा, क्या इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, डिमांड को सप्रेस किया जाएगा, रुपये को क्या मज़ीद डीवैल्यू किया जाएगा, तभी ये सारे प्रॉब्लम्स खड़े होंगे उस वक्त। तो एक टफ सिचुएशन है, और IMF के पास मुझे लगता है कि हो सकता है अगर ये सब कुछ होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है या कोई भी इस तरह की ट्रांजिशन होती है, तो डेफिनेटली वो फिर IMF के पास एक बड़े प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। फिर वही आपके पास जो है वो टफ कंडीशंस होंगी, टफ जो है वो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो कंटिन्यूटी वही होगी। तो इसलिए हमें सबको मिल बैठ के मेरे ख्याल में ज़्यादा इकोनॉमी पे काम करना चाहिए, रात ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जिससे मजीद सिचुएशन खराब हो। ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट IMF का 7th रिव्यू भी जारी है, लगता है दोबारा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद। अच्छा, टाइम बिल्कुल कम है। एक तो एहसामुल हक हमारे टेनिस स्टार, उनकी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। और आज होली भी है, सो हैप्पी होली टू एवरीबॉडी हु इज सेलिब्रेटिंग। वी आर गोना सी यू टुमारो।